in your computer networks, this is your curriculum. In computer network में हमें introduction to computer network, introduction to network, type of network, LAN, MAN and WAN, केवल इतना ही हमारे सिलेबस में है. नेटवर्किंग डिवाइसेस में मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर एंड गेटवे. नेटवर्क टोपोलॉजीज, स्टार, बस, ट्री एंड मैश. इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, जिसमें हमें यूआरएल पढ़ना है, www पढ़ना है, एंड इट्स एप्लीकेशन जस्ट लाइक अ वेब, ईमेल, चैट एंड व्यू आईपी. और वेबसाइट्स के बारे में हम लोगों को इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड वेब पेज, व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक, वेब सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है वेबसाइट की. और वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन, कौन सा ब्राउजर्स हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ब्राउजर में किस तरह की सेटिंग्स होती हैं, एड ऑन्स क्या होते हैं, और प्लग इन एंड कुकीज. दीज ऑल आर द थिंग्स रिलेटेड टू योर करिकुलम फॉर क्लास 12th आईपी. और हमारे बुक में काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, हम लोग केवल वही पोर्शन पढ़ेंगे जो पोर्शन हमें पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस से काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं. मैं वो जो चीज़ें हटाई गई हैं मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ. ये तो मैंने वो बताया है जो आपके करिकुलम में है. ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके करिकुलम में हैं. अब मैं आईपी का वो पोर्शन बता रहा हूँ जो आपका डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से. डिलीटेड आईपी, यहाँ पे सारे सिलेबस आपके पड़े हुए हैं, जिसमें देखिए डेटा फाइल हैंडलिंग में ये सब आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है. डेटा फाइल है पांडास की हेल्प से ये सब हटा दिया गया है. ठीक है, ये देखिए पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, ये सब हम लोगों ने नहीं बनाया, ये सब चीजें हटा दी गई. और ये ये पोर्शन हटा दिया गया है. ठीक है, आपका प्रैक्टिकल फाइल का है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में डाउनलोड, इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, ब्राउज़र, ये सब चीज़ें उसने पूरे तरीके से रिमूव कर दिया है सिलेबस से. तो ये इस तरह यहाँ पर जो सीबीएसई की साइट है, यहाँ पे जो पोर्शन आपके यहाँ से डिलीट किया गया है और जो पोर्शन आपके सिलेबस में है, उन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके दिया है. तो हम लोग वही पोर्शन कवर करेंगे जो पोर्शन हमारे सिलेबस में है. हमें जो नहीं पढ़ना है उसको हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे. खैर, तो हम लोग सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं जो हमें आज पढ़ना है. लास्ट टाइम आपसे मैंने जो वीडियो शेयर किए, दीज ऑल आर द एनिमेशन वीडियो that is related with the computer networks, topologies and other networking devices. किस तरीके से फंक्शन करती हैं, उनका एनिमेशन रिप्रेजेंटेशन था. उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? Basically computer network is a set of workstation, is a set of nodes, is a set of basically computers that are connected to a network, that are connected with the help of some networking devices, that is that are connected through the communication for the purpose of communication and sharing resources. कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक तरीके से कनेक्शन है वो वेरियस ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का, जो विद द हेल्प ऑफ सम नेटवर्किंग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और जिसके पीछे उनका कॉन्सेप्ट होता है डेटा को शेयर करना, सॉफ्टवेयर को शेयर करना, फेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करना. जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, किसी दूसरे के साथ अगर वो शेयर करना चाहता है तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं. Computer network is a interconnection of a various nodes, various autonomous computers that are responsible to share a data in form of hardware or in form of software. This is a simple definition of a network. बिना नेटवर्क के आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कनेक्ट नहीं हो सकते हैं. और वो जो नेटवर्क का फॉर्मेट होता है वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है. यानी कम्युनिकेशन मीडिया जो हम यूज कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, वायर्ड या अनवायर्ड दोनों टाइप का हो सकता है. नेटवर्क्स के बेनिफिट्स क्या हैं? नेटवर्क के सबसे अच्छे बेनिफिट्स ये हैं कि आप कोई भी डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को. अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है और आप
उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से किसी और को चीजें प्रेजेंट करना चाहें तो वो भी आप विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हार्डवेयर है, जैसे आपके पास एक ही प्रिंटर और स्कैनर है और 20 डिवाइसेस को आपको कनेक्ट करना है, तो 20 डिवाइसेस को एक प्रिंटर और स्कैनर से कनेक्ट कर देंगे और वो पैरेलली उसको यूज कर सकती हैं। दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। आज हम लोग यहाँ पे बैठ के क्लासेस कंडक्ट करा ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो सेशन हो रहे हैं हम लोगों के, या जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। जो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेजते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप या अदर मोड्स जो आप यूज करते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ये सारी की सारी चीजें नेटवर्क की हेल्प से पॉसिबल। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इनिशियली जो कॉस्ट होती है इसको डेवलप करने की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, और कभी कभी नेटवर्क कंजेशन की वजह से आपका डेटा सही डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाता या पैकेजेस लॉस होने की संभावना होती है। दीज ऑल आर द डिसएडवांटेज एंड दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से, क्या आज जो सिनेरियो में हमारा इंटरनेट है क्या वो वैसे ही था शुरू से? नहीं। सबसे पहले इसका नाम जो पड़ा वो था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। US government formed an agency named ARPANET to connect the computer at the various universities and defense। सबसे पहले यूएस के अंदर दो यूनिवर्सिटीज ने आपस में एक दूसरे को कनेक्ट किया और अपने प्रोजेक्ट वर्क को और रिसर्च पेपर्स को शेयर करने के लिए किया। फिर उनको डिफेंस में भी यूज किया जाने लगा। उस समय उसका नाम जो था वो था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इसका जो मेन पर्पस था वो केवल ये था कि जो हमारा कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनका रिसर्च पेपर या पेपर वर्क शेयर करना, और डिफेंस की बात करें तो उसका कोई किसी भी टाइप के अटैक से प्रिवेंट करना और जो फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना। तो सबसे पहले जो ये नेटवर्क्स थे इनका नाम दिया गया ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद ये बन गया इंटरनेट। इसके बाद भी कई स्टेप्स हैं। उसके बाद कई साइंस फाउंडेशन इसको यूज करने लगी, जिसे हम NSF कहते हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। उसके बाद फिर आया इंटरनेट का कॉन्सेप्ट। इंटरनेट जो था, इट इज द वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज नॉट ऑन्ड बाय द एनीबॉडी। जैसे वहां पर था तो यूएस गवर्नमेंट ही यूज कर रही थी, या प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो रहा था, यूनिवर्सिटीज के अंदर यूज हो रहा था, या डिफेंस के अंदर। अब यहाँ पर जब ये इंटरनेट बना तो किसी एक पर्टिकुलर की प्रॉपर्टी नहीं थी। देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल पेजेस आर अवेलेबल एंड दैट आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। द इंटरनेट बेसिकली स्टार्टिंग जो हुई वो ARPANET से हुई। ARPANET के बाद मैंने बताया कि साइंस फाउंडेशन में उसका यूज होने लगा, जिसे हमने NSF कहा, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और उसके बाद ये फाइनली जो है वो इंटरनेट की शेप ले लिया। इंटरस्पेस, इंटरस्पेस जो है वो एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्लाइंट का मतलब वो जो पेजेस की डिमांड करता है, डेटा की डिमांड करता है, और सर्वर वो जो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। So interspace is basically a client software program that allows the multiple users to communicate with each other via online modes, just like a in form of audio, in form of video, in form of text, in form of images, in form of some 3D environments. That is done with the help of this interspace. Interspace is a client server software program that is responsible to communicate, और उस कम्युनिकेशन के दौरान आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, जो भी अवेलेबल डेटा है आपके पास उसको आप शेयर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरस्पेस। टर्मिनोलॉजीज हैं कम्युनिकेशन, मीडिया, बैंडविड्थ, ये आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो चीजें आपके करिकुलम का पार्ट है केवल वही चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी। नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसको बार बार हम नेटवर्क कर रहे हैं, डेट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्किंग डिवाइसेस। Computer hardware devices which are used to connect the computer, printer, or any other electronic device to a computer network, that is called networking devices. These devices are responsible to transfer the data from source to destination in a correct way with the help of some group of protocols, Spec- specific functionalities और different type of networks। जब हमें एक जगह से डेटा को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं तो उसको उस दौरान में बहुत सारी डिवाइसेस से होके गुजरना पड़ता है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो
जो मैंने शेयर किया था, उसके अंदर वो दिखा रहा होगा कि सोर्स ए से सोर्स बी तक अगर उसको जाना है तो देयर आर लॉट्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस आर अवेलेबल और उनके थ्रू होके उसे गुजरना पड़ता है। तो दीज ऑल आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस। सम नेटवर्किंग डिवाइसेस जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडेम, फिर है एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और फिर है RJ45 कनेक्टर। दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट। और अगर हम और नेटवर्किंग डिवाइसेस का एग्जांपल लें तो राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया। दीज ऑल आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस। एक एक करके अब हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है एनआईसी की बात। एनआईसी जो होता है, दिस इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिस्टम का। ये होता है एनआईसी की फिगर बनी हुई है, ये आपके सामने दिख रहा है। ये ये सीरियल और पैरेलल दोनों तरीके से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ये इस तरीके की शेप होती है, आप लोग मैं दिखा देता हूँ। एनआईसी ये है, ये जो बॉक्स आपको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये एनआईसी है। इसका काम क्या होता है? इसको हम लोग कभी कभी नेटवर्क अडाप्टर कार्ड भी कहते हैं, या इथरनेट कार्ड, या लैन कार्ड भी कहते हैं। इट अलाउज अवर पीसी टू कम्युनिकेट विथ अदर पीसी। ए पीसी यूजेस पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन और सीरियल डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस एनआईसी। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसी की हेल्प से, जिसे हम अडाप्टर कार्ड भी कहते हैं, एनआईसी कन्वर्ट्स द पैरेलल डेटा स्ट्रीम इनटू द सीरियल डेटा स्ट्रीम एंड इट्स वाइस वर्सा। ये पैरेलल को सीरियल में या सीरियल को पैरेलल डेटा स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे जो डेटा आ रहे हैं वो पैरेलली आएंगे, और हो सकता है कि डेटा आपके सीरियली भी ट्रांसफर हो सके। तो उसका जो पैटर्न होता है, देखिए जब इस पीसी से इस एनआईसी के पास जब डेटा जा रहा है तो पैरेलली डेटा जा रहा है, बहुत सारे डेटा जा रहे हैं। लेकिन अब इस एनआईसी से किसी दूसरे कंप्यूटर के एनआईसी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमारा सीरियली हो रहा है। सीरियल मतलब एक बार में एक डेटा जा रहा है। फिर इस एनआईसी से किसी दूसरे कंप्यूटर पर जब डेटा जा रहा है तो वहां पर हमारा पैरेलल डेटा जा रहा है। ये एनआईसी कार्ड जो है वो हमारे पहले वाले पीसी से रिलेटेड है, और ये वाला एनआईसी कार्ड जो है वो हमारे दूसरे वाले पीसी से रिलेटेड है। तो पीसी से एनआईसी के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो पैरेलल होगा, और एनआईसी टू एनआईसी के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो सीरियल होगा। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एडाप्टर कार्ड और ईथरनेट कार्ड और लैन कार्ड। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। RJ45 कनेक्टर, अक्सर आप लोगों ने लैब में सीपीयू के पीछे जो वायर आई हुई होती है, उसके वो वायर जो सिस्टम से कनेक्टेड होती है, सीपीयू से कनेक्टेड होती है, तो सीपीयू और उस वायर के बीच में एक कनेक्टर हम लोग लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड जैक 45। ये इस तरीके का होता है, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये RJ45 है, और ये वाला कनेक्टर जो होता है वो अक्सर टेलीफोन लाइंस में यूज होता है। अगर आप लोगों के पास लैंडलाइन फोन है तो आपने देखा होगा फोन के पीछे जो केबल के साथ कनेक्टर लगता है वो RJ12 कनेक्टर होता है। और जो हमारे कंप्यूटर में यूज करते हैं हम लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, वो जो कनेक्टर होता है वो होता है RJ45 कनेक्टर। रिपीटर, अब मान लीजिए आपको आपके घर पे कोई कनेक्शन आ रहा है और एक 500-600 मीटर तक आपको वायर से लेके आना है कम्युनिकेशन। तो जब आप सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल कराते हैं तो वो सिग्नल जो होता है वो वीक हो जाता है। इन अ नेटवर्क सिग्नल ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ट्रांसमिशन मीडिया, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ मीडिया दैट सिग्नल्स बिकम्स वीकर। एंड रिपीटर इज अ डिवाइस। देखिए यहाँ पे जो सिग्नल है वो वीक हुआ है तो इसको वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो ये रिपीटर करता है। रिपीटर इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रीजनरेट द सिग्नल इनटू अ ओरिजिनल फॉर्म। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर एंड रिपीटर, आप जब असेंबली में होते हैं तो एम्पलीफायर लगा होता है, वो सिंपली आपके साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको बढ़ा देता है। लेकिन जो हमारा रिपीटर होता है उसका काम ये होता है कि अगर हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो रही है तो उसको वापस ओरिजिनल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दे। दिस इज अ वर्क ऑफ रिपीटर। नेक्स्ट इज मॉडम। मॉडम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एमओ, एमओ, और दूसरा है डीई एम। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डीईएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स इनटू अ डिजिटल सिग्नल्स। ये जो मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं वो एनालॉग वेव के फॉर्म में होंगी, आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो, ऐसी वेव्स हैं। और जो मॉडम का काम है
वो ये है कि इन एनालॉग वेव्स को इन डिजिटल वेव्स में इस तरीके से, ये डिजिटल वेव्स है। डिजिटल क्यों है? क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 1 और -1 इसके बीच में लाई कर रही है। और इसमें जो वैल्यू है वो देखिए एम्पलीट्यूड की बहुत सारी रेंजेस हो सकती हैं इस तरीके से। तो इस सिग्नल को इस सिग्नल में कन्वर्ट करने को ही हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इसके उल्टे प्रोसेस को यानी डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कर रहा था। और जो मॉडम है, मॉडम इज अ डिवाइस, मॉडम इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये देखिए, हमारा एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है। अगर ये मॉडम से कनेक्टेड है, और दोनों मॉडम किससे कनेक्टेड है? एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्टेड है। तो हमारा सिस्टम जो सिग्नल्स स्टोर करता है वो डिजिटल फॉर्मेट में करता है। मॉडम क्या करेगा? मॉडम उन सिग्नल्स को एनालॉग वेव्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और जो टेलीफोन लाइंस में जाएंगी, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया और फिर वापस जो कंप्यूटर के पास जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा ये। यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये काम होता है मॉडम का। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को ही एक्सेप्ट करता है, डिजिटल सिग्नल फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर करता है। अभी तक जितना बताया है उसमें कुछ पूछना हो किसी को? हम्म, कुछ पूछना हो आप में से किसी को? साक्षी, सान्या, कौन सा कनेक्टर? RJ45 लैब में कभी आपने सीपीयू के पीछे देखा है? एक वायर लगी होती है व्हाइट कलर की, लैब में, हम लोगों की लैब में बहुत सारी वायर्स लगी हुई हैं स्विच से, और वहां से एक वायर आती है और हमारे सीपीयू में लगती है। तो जब सीपीयू में लगती है तो उसके आगे एक सफेद रंग का कनेक्टर टाइप का लगा होता है जो हमारे लैन कार्ड में लगता है, अडेप्टर कार्ड में लगता है, अगर आपने ध्यान दिया हो। इस तरह का, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, इस तरह का एक कनेक्टर होगा जो पीछे कंप्यूटर में लगता है। वही कनेक्टर RJ45 कनेक्टर कहलाता है। RJ45 कनेक्टर का काम ये होता है कि जो हमारी वायर होती है, और जो हमारा, अब वायर को तो कंप्यूटर के अंदर डाल नहीं दोगे, उसके लिए कोई ना कोई कनेक्टर चाहिए उसके ऊपर, तो वो कनेक्टर की हेल्प से हम लैन कार्ड में उसको लगा देते, वही कनेक्टर RJ45 कनेक्टर कहलाता है। और दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, और कुछ पूछना? एनआईसी, देखो अभी मैंने बताया ना आपको, सीपीयू के अंदर वो लगता कहाँ है? जो वायर, जो RJ45 कनेक्टर तो वायर के ऊपर लग गया, और वो कंप्यूटर में सीपीयू में किसी ना किसी पोर्ट में हम उसको लगाते हैं ना, वो जो पोर्ट होता है उसी को हम लोग लैन कार्ड कहते हैं। आई रिपीट, वो जो पोर्ट होता है उसी को हम लैन कार्ड, इथरनेट कार्ड या एडाप्टर कार्ड कहते हैं। और वो जो मिलता है वो इसी एनआईसी की हेल्प से मिलता है, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क एडाप्टर कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इथरनेट कार्ड या लैन कार्ड, किसी भी नाम से हम जान सकते हैं। मतलब हमारा जो वायर है, वायर को कनेक्ट करने के लिए RJ45 आ गया, और RJ45 को जिस सीपीयू में जिस पर्टिकुलर पोर्ट में हम लोग इंसर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं लैन कार्ड, वही हमारा एनआईसी कार्ड है। और उसका काम क्या होता है? जो वायर से डेटा आ रहा होता है उसको हमारे सिस्टम तक पहुंचाना, सही सिस्टम की पर्टिकुलर उस डिवाइस तक पहुंचाना जहां पर डेटा पहुंचना चाहिए। तो वो कैसे कनेक्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ, अगर ये ना रहे तो डेटा कहां घूमेगा? उस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू ही होके वो गुजरता है। और उसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये इस तरह का दिखने में होता है नाइस। और ये बाहर जो पोर्ट बना हुआ है उसी में हम लोग लगाते हैं, ये बहुत छोटा सा है, दिखाई दे रहा है, उसी के अंदर हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। सही है? नेक्स्ट, मॉडम क्लियर हो गया? मॉडम, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। मॉडम क्लियर? ठीक है। अब बात आती है हब की। अभी हम लोगों ने आपको तीन चीजें बताई, RJ45 कनेक्टर के बारे में बता दिया, वायर के बारे में बता दिया कि जो वायर आ रही है। लेकिन RJ45 कनेक्टर, वायर और लैन कार्ड तीनों हमारे सिस्टम में लगे होते हैं।
लेकिन हमारे सिस्टम में लगे होंगे वायर आती कहां से है? आपने देखा हो लैब में एक ब्लैक कलर का जहां पर हम स्क्रीन प्रोजेक्ट करते हैं वहां नीचे की तरफ रखा हुआ है एक स्विच या हब, उसी में से वायर निकल के हमारे कंप्यूटर में लगी होती हैं। उसका काम क्या होता है? ये इस तरह का एक हब या स्विच होता है और जैसे ये हमारा एक जगह रखा हुआ है और इसमें से ये जो पोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे मान लो 4 पोर्ट का है तो 4 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। हमारी लैब में 20 कंप्यूटर है, तो हमारा मान लो 32 पोर्ट का होगा स्विच। तो हमारे 20 कंप्यूटर उस पोर्ट से कनेक्टेड होंगे, ये इस तरीके से। सारे के सारे सिस्टम इससे कनेक्टेड होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि सारे सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, और विद द हेल्प ऑफ दिस ही हम लैन बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी हमारी लैब में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्टेड। लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका काम बिल्कुल एक पोस्टमैन की तरह है। जैसे मान लीजिए पोस्टमैन पोस्टमैन के पास कोई लेटर आता है, तो वो ये चेक करेगा कि हमारा जो डेटा है, मान लीजिए उसको 20 एड्रेस पता है। जैसे हमारे 20 कंप्यूटर हैं, वो 20 एड्रेस उसके पास पता है। कोई लेटर उसके पास आया, तो वो चेक करेगा उसका एड्रेस कि इसको जाना कहाँ पे है, और फिर उसको उस पर्टिकुलर एड्रेस पर उस वायर के पोर्ट में वो उसको डिस्टिंग्विश कर देगा। मान लीजिए उसको एड्रेस नहीं पता है, तब वो क्या करेगा? 20 जगह पर उसको भेज देगा और जिससे रिलेटेड होगा वो उसको ले लेगा। तो जो हब होता है, हब हब जो होता है वो स्मार्ट डिवाइस नहीं होती। हब में जब भी कोई पैकेट आता है, तो वो क्या करता है? उस पैकेट को उसके पास जितने भी कनेक्टर नोड्स हैं उन सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एक तरीके से ब्रॉडकास्ट कर देता है, और वो पैकेज सबके पास चला जाता है। और जब सबके पास जाता है तो वो जो उस पैकेज को डिमांड करता है, जो उसको देखना चाहता है, वो उस पैकेज को रिसीव कर लेता है, और बाकी लोग उस पैकेज को डिस्कार्ड कर देते हैं। ये काम होता है हब का। हब इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ सिंगल लैन नेटवर्क। ये कितने पोर्ट्स में अवेलेबल है? 4 पोर्ट में, 8 पोर्ट में, 12 पोर्ट में, 24 पोर्ट में, 48 पोर्ट्स में। इतने पोर्ट्स में वो अवेलेबल है। इतने पोर्ट्स आप एक हब से कनेक्ट कर सकते हैं। हब का काम कुछ नहीं होता, ये सिंपली सिग्नल को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है सभी पोर्ट्स के पास। और जिस पोर्ट से वो डेटा, जिस कंप्यूटर से वो डेटा रिलेटेड होता है, वो उसको रिसीव करता है, और बाकी जितने भी होते हैं वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। क्लियर है? हाँ, सिंपल सा काम है, उसको रिसीव करना और ब्रॉडकास्ट करना। किसका काम है? हब का। हब के पास अपना अपना दिमाग नहीं है, वो ये नहीं चेक करेगा कि किसका है या नहीं है। जैसे कोई लेटर मेरे पास आया, मैंने क्लास में भिजवा दिया, देख लो, जिसमें जिसका हो वो देखे। सब लोगों ने देखा, अच्छा ये तो मेरा लेटर है, हम वो उसने रख लिया, बाकी लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उनसे रिलेटेड वो नहीं था। सिंपल द फंक्शनैलिटी ऑफ हब। अच्छा, हब एक काम और करता है। हब दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव हब और एक होता है पैसिव हब। पैसिव हब क्या करता है? केवल सिग्नल को रिसीव करता है, और अगर मान लो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो रही हो, जैसे एम्पलीफायर का काम मैंने अभी बताया, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, वो कुछ नहीं करेगा। पैसिव वाला कुछ नहीं करेगा, जैसे आएगा वैसे ही भेज देगा, चाहे सिग्नल वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो एक्टिव हब होता है, वो क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है और देखता है कि अगर उसकी क्वालिटी खराब है सिग्नल की, तो वो क्या करता है? उसको एडिशनल पावर सप्लाई देता है और उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर आगे ट्रांसफर करता है। एक्टिव हब की बस ये निशानी है। और पैसिव हब वैसे ही है, आलसी टाइप का है। जो भी डेटा आया उसको तुरंत उसने फॉरवर्ड कर दिया, जिस फॉर्मेट में है, वो वीक हो या ना हो, वो भेजने वाला समझे और रिसीव करने वाला समझे। बेस्ड ऑन द पोर्ट टाइप, इट इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। ये तो हमारे टू टाइप के हब हो गए, और पोर्ट के आधार पर हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक होता है ईथरनेट हब, जो हमारी लैब में लगा हुआ है। जित RJ45 कनेक्टर्स के साथ यूज करने के लिए जो कनेक्टर, जो हब यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं ईथरनेट हब या लैन हब। और बाकी उसके साथ ऐसा भी होता है हब जिसके अंदर RJ45 कनेक्टर लग जाएं, AUI एक्सुलरी इफ अवेलेबल पोर्ट्स होते हैं वो लग जाएं, या BNC, मतलब RJ45 के साथ और भी कई तरीके के कनेक्टर्स लग जाएं, BNC या AUI, वो जो कहलाता है वो कॉम्बो हब कहलाता है। हमारी लैब में जो हब लगा हुआ है वो ईथरनेट हब है। आपसे पूछ सकता है
एग्जाम लेने के लिए जो प्रैक्टिकल में आपका वाइवा हो रहा होगा, वो ले जाएगा, पूछेगा ये कौन सा हब है, तो आप बताएंगे सर ये ईथरनेट हब है, क्योंकि इसमें सारे के सारे RJ45 कनेक्टर्स ही लगे हुए हैं, इसके अलावा हम कोई दूसरा कनेक्टर नहीं लगा सकते। तो दिस इज सिंपल फंक्शनैलिटी ऑफ हब। अब बात आती है स्विच की। आप कहोगे सर हब और स्विच तो मुझे एक ही जैसा दिख रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैंने बताया ना कि हब जो होता है वो एक तरीके से आलसी होता है, वो उसके पास जो डेटा आएगा वो सबके पास, जैसे मेरे पास कोई डेटा है, मैंने क्लास में ले आके भेज दिया, जिसको जो समझना हो देख ले, और जिस जिसका हो वो रख ले, बाकी लोग उसको डिस्कार्ड कर दें। लेकिन स्विच जो होता है वो स्मार्ट होता है। स्विच के पास सबका एड्रेस होता है, सबका एड्रेस, हाँ एड्रेस, वो हर कंप्यूटर का एक अपना मैक एड्रेस होता है, MAC एड्रेस जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कभी कभी हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। जिस कंप्यूटर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस कंप्यूटर का भी एक अपना हार्डवेयर एड्रेस है। जिस मोबाइल से आप लोग पढ़ रहे हैं उसका भी एक अपना हार्डवेयर एड्रेस है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आप अबाउट फोन में जाइए, अबाउट उस वाले में, और आप देखेंगे कि उसका मैक एड्रेस, IP एड्रेस, सारे एड्रेसेस मौजूद हैं। यानी हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस उसे कौन अलॉट करता है? ये एड्रेस उसको अलॉट करता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये NIC ही वो एड्रेस उस मशीन को अलॉट करता है। अब आप कहेंगे सर वो किस आधार पर अलॉट होता है? जैसे मान लीजिए NIC जो अडेप्टर कार्ड है वो किस कंपनी का है, पहले उस कंपनी की डिटेल होती है, और बाद में उसका एक सीरियल नंबर होता है, जो कंपनी सीरियल नंबर प्रोवाइड करती है, यानी उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन और सीरियल नंबर जो उसके एड्रेस को डिफाइन करता है। क्लियर? तो हमारा ये जो स्विच है, वो स्विच सबका हार्डवेयर एड्रेस रखा हुआ है। अब कोई पैकेज उसके पास आया, कोई इंफॉर्मेशन उसके पास आई, तो वो चेक करेगा कि उसका एड्रेस क्या है, उसको पता लगेगा हाँ ये वाला एड्रेस है। तो वो क्या करेगा, जो उसके पास जितने भी अवेलेबल कंप्यूटर्स रहेंगे, उसमें से जो वायर, जो पोर्ट उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से रिलेटेड होगा जिसका एड्रेस मैच करता है, वो केवल और केवल उसी के पास उस डेटा को भेजेगा, और बाकी जगह पर वो डेटा को नहीं भेजेगा। यहाँ डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, जो डेटा होगा वो केवल स्विच उसी के पास होगा जिससे वो रिलेटेड है। एंड दैट इज डन, दिस टाइप ऑफ स्विचिंग डिसीजंस इज डन विद द हेल्प ऑफ स्विच इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके अंदर कुछ स्विच इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, जिनकी हेल्प से वो ये डिसाइड करता है कि हमें किसके पास डेटा भेजना है। यही कारण है, इसके इस डिसीजन एबिलिटी के कारण हम इसको इंटेलिजेंट हब कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ हब, वन अनदर नेम इज हब, बट दिस इज इंटेलिजेंट हब, जिसको पता है कि हमें पैकेज कहां पर भेजना है। ठीक है? हेलो? हाँ, तो अंजलि है, अंजलि लेफ्ट, ये अच्छा है। अंकिता, समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? देखिए, अगर आप लोग क्लास को बीच में लेफ्ट करते हैं तो मेरा नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। मेरा काम है सिलेबस खत्म करना, मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। पेपर में आपको अपीयर होना है, प्रैक्टिकल आपको देना है। प्रैक्टिकल एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो बैठे रहिएगा और आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जो लोग क्लास बीच में क्विट कर रहे हैं, वो लोग इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट राउटर है, उसको मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एक एक दो मिनट बचा है और फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अभी तक मैंने जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस डिस्कस की, आप उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया हो, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू